अस्सलाम वालेकुम। हमारे लेक्चर हैं पीजीए लेक्चर्स के हवाले से फिजिक्स के 11 फिजिक्स क्लास 11 के हम लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर नंबर जो है वो 2 है। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। टॉपिक नंबर जो है वो हमने करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर, जो हमारा पहला टॉपिक है। मेरा नाम है हाफिज़ नुमान नासिर, जो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा और जो है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है वो इस लेक्चर सीरीज़ में हम फिजिक्स के लेक्चर के साथ साथ हम बुक को भी फॉलो करेंगे। यानी यहाँ पे पहले लेक्चर्स डिलीवर किया जाएगा, उसके बाद आपको बुक से निशान लगा दिए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कहाँ से अगर पेपर में आए तो कितना कितना कहाँ से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा टॉपिक है, जो स्टार्ट होता है हमारा वेक्टर्स के हवाले से। तो सबसे पहला सवाल होता है कि वेक्टर्स क्या है। इसको समझने के लिए पहले आपको स्केलर्स का और वेक्टर्स का डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट्स के बारे से डिस्कस करते हैं, किसी भी क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा जो है उसके लिए कोई ना कोई सूटेबल यूनिट होना चाहिए। अब कई ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिसके अंदर हम अगर दो चीज़ें एक्सप्लेन कर लें, यानी मैग्नीट्यूड बता दें और साथ साथ हम यूनिट बता दें, तो हमारी बात जो है वो एक्सप्लेन हो जाती है। और कई ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिसमें हमें यूनिट के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है फ़र्ज़ किया कि एक कोई भी क्वांटिटी को मैंने मेजर करना है। सपोज एक लेंथ है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, कोई टेबल है, कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी लेंथ 5 मीटर है। तो इसमें मैंने जो 5 इस्तेमाल किया है वो असल में बेसिकली मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मैग्नीट्यूड, और मीटर जो है उसमें एक यूनिट है। तो जब मैं इस तरह बात करता हूँ कि 5 मीटर की लेंथ इस टेबल की है, तो मुझे आसानी से बात समझ आ जाती है और मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाता हूँ। तो इसका मतलब है 5 और मीटर, दो मैग्नीट्यूड और यूनिट को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, अपनी बात को एक्सप्लेन कर लिया। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। चूंकि चैप्टर वेक्टर्स है तो इस वजह से मैंने सामने जो लिखा हुआ है आपकी, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वो असल में वेक्टर्स के हवाले से ही डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपकी बुक के मुताबिक फिजिक्स 11 इंटर पार्ट 1 उसके हवाले से मेरे सामने डिटेल से लिखा हुआ है। तो हम आते हैं डायरेक्ट वेक्टर्स के ऊपर। स्केलर के बारे में बता चुका हूँ आपको कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट की जरूरत होती है और बात एक्सप्लेन हो जाती है। अब आते हैं वेक्टर्स के ऊपर। अगर यही बात आप समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, राइट, जिस तरह रिक्शे वाले के पास जाते हैं और रिक्शे वाले के पास जाकर कहते हैं कि मैंने जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो बेसिकली आपने दो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एक आपने मैग्नीट्यूड बताया जो कि 5 है, और साथ आपने क्या बताया, यूनिट बताया जो कि मीटर्स के अंदर है। तो अब जाहिर सी बात है, जो रिक्शे वाला होगा वो आपसे पूछेगा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होती है मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ, तो इस तरह की तमाम क्वांटिटीज़ को फिर हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स से शो करते हैं। यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिसके बारे में अगर आप एक्सप्लेनेशन शुरू करो तो उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन का होना जरूरी हो। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में अगर आए, स्केलर की एग्जांपल में हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेंथ उसकी जो है वो एग्जांपल है। अगर वेक्टर्स के ऊपर आए तो वेक्टर्स के अंदर जो है वो हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सामने आपके सारा लिखा है। तो ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्केलर्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे में, बेसिकली स्केलर जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कहलाता है। यानी अगर हम कहें ना कि वेक्टर्स के अंदर जो मैग्नीट्यूड और यूनिट है वो बेसिकली स्केलर को शो कर रहा है, ठीक है। यानी अगर आप स्केलर टर्म्स के अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन जो कि फिक्स डायरेक्शन है वो ऐड कर दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, स्केलर को आसानी से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वेक्टर और स्केलर में एक ही मेन डिफरेंस है और वो डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन स्केलर्स के अंदर ऐड करके हम उसको वेक्टर बना सकते हैं। इसमें एक शर्त है कि डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो वो स्केलर के तौर पर ऐड करेगा। लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जाहिर सी बात है हर पॉइंट उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसकी स्पीड को स्पीड कहते हैं, ना कि वेलोसिटी। और अगर यही ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, तो उसकी स्पीड को फिर हम वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन का फिक्स होना जरूरी होता है। अब अगला जो है इसके रिलेटेड वो है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है। यानी हमने अब क्या करना है, स्केलर्स को वेक्टर से अलग अलग करना है। तो बेसिकली दो तरह के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जो आपके सामने लिखे हैं। एक नंबर 1 है सिंबॉलिक मेथड है और दूसरा मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। सिंबॉलिक मेथड में आप क्या करते हो, सिंबॉलिक मेथड जो है ना मोस्टली बुक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। बुक्स के अंदर इस तरह इस्तेमाल होता है कि हमारे पास जो है वो लेटर्स लिखे होते हैं और हमें शो करना होता है कि ये लेटर जो है ये बेसिकली एक है वेक्टर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस वेक्टर के को थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देते हैं। बुक्स के अंदर होता है, बुक में जब टाइपिंग होती है तो उसको बोल्ड करना हमारे लिए ईजी होता है। तो हम बुक्स के अंदर जो है वो बोल्ड करके लिख देते हैं, जिसमें मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए को मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, डी को बोल्ड करके लिखा हुआ है, आर को थोड़ा सा बोल्ड यानी मोटा करके लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये वेक्टर है। बी को मैं बोल्ड करना भूल गया, बी भी बोल्ड फॉर्म में, ठीक है।
तो ये सारे के सारे जो है ये वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। तो कहीं भी आपको बोल्ड फॉर्म में कोई लेटर लिखा नजर आए तो बेसिकली वो किसको शो कर रहा होता है। अगर आप फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स को पढ़ रहे हो या क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हो तो बोल्ड करके लिखा हुआ तो असल में बेसिकली वो क्या होता है, वेक्टर शो कर रहा होता है। और इस तरह हम जब लिखते हैं, राइटिंग करते हैं बुक्स के अलावा, जब हम ऐसे ही मतलब अपने तरीके से लिख रहे होते हैं हैंड राइटिंग, तो जाहिर सी बात है बोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। उसको बार बार पेंसिल फेरने की बजाय हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर या तो एरो लगा देते हैं, एरो बना देते हैं ऐसे, ठीक है, या क्या करते हैं उसमें कोई बार लगा देते हैं। ये भी तरीका होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं वेक्टर्स को स्केलर से अलग कर लेते हैं। ये हम एक नज़र में देख लेते हैं कि ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। दूसरा तरीका जो हमारे पास इस्तेमाल होता है, जो कि असल में हम डायग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स को शो करने का, उसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने बताया है कि क्या करते हो आप, एक लाइन लगाते हो, ठीक है, इस तरह का आपने क्या करनी है, लाइन लगानी है और लाइन के एंड में एक आपने एरो हेड लगा देना है। मैं आपको शो कर देता हूँ आगे कि ये जो है मेरे पास, अगर आप इसको देखें ऐसे, तो ये मेरे पास एक लाइन लगी हुई है। ये लाइन जो है ना जैसे में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। और ये जो आपने आगे हेडसा बना हुआ है इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन शो करता है। तो हम क्या करते हैं कि लाइन सेगमेंट और जो है यहाँ पे जो हेड होता है ये क्या करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन की लेंथ कैसे बताएगा मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को मेजर करते हैं और उसको किसी भी सूटेबल स्केल के मुताबिक, लाइक अगर फर्ज किया ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो मैं कह दूंगा कि 1 सेंटीमीटर फर्ज किया कि अगर मैं फोर्स मेजर कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 न्यूटन के बराबर है। तो इसका मतलब है ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 न्यूटन की फोर्स जो है एक्ट कर रही है। तो हम इस तरह कोई भी अपनी मर्जी से स्केल सेट करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी फोर्स जो है वो अमल में आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं टॉपिक आपको सामने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका बुक का है। हमने भी डिस्कस किया है वेक्टर्स को, तो मैंने यहाँ पे भी एक बात की है कि हम वेक्टर्स की मदद से क्या करते हैं, किसी की डायरेक्शन बताते हैं। एक वेक्टर की खास टाइप होती है जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी की पोजीशन भी शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इसमें भी डायरेक्शन और लोकेशन जो है ना, उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है और साथ साथ जो है मैग्नीट्यूड भी आ सकता है। मिसाल देता हूँ, आपने फर्ज किया कि किसी चीज़ की पोजीशन शो करनी है तो आप क्या करते हो, लाइक सपोज हमारे पास एक सामने बेड पड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ दीवार है, तो मैं कहूँगा कि दीवार के सामने इतने फासले में बेड पड़ा हुआ है, तो फासला उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और जो मैंने सामने का वर्ड इस्तेमाल किया वो असल में क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली इसमें भी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही एक्सप्लेन किया है। तो हम इसको वेक्टर यानी पोजीशन को भी वेक्टर के तौर पे ले सकते हैं, वो पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो हमारे पास ना दो तरह के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक होता है 2 डायमेंशनल और एक होते हैं 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में आप ये फिगर देख सकते हो, इस फिगर में आपके पास दो एक्सिस है, एक ये एक्सिस है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं और ये एक एक्सिस है इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। याद रखना कि जब भी आपने किसी भी पोजीशन को शो करना होता है आपको कोई रेफरेंस चाहिए होता है। तो हम जब फिगर्स बनाते हैं या हम इस तरह डायग्राम्स बनाते हैं तो बेसिकली हम जो रेफरेंस लेते हैं वो इस शेप का लेते हैं, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख सकते हो कि दो परपेंडिकुलर लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रही है सेंटर पॉइंट पे। इस सेंटर पॉइंट को हमने ओरिजिन का नाम दिया हुआ है और ये दो लाइन, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। राइट साइड पे ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। ऊपर की तरफ अगर जाए तो ये वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव होती है और अगर डाउनवर्ड जाए तो वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। अब हमने क्या किया कि ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया जो किसी भी एक पी पॉइंट है जो उसको शो कर रहा है। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस पी पॉइंट तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि आप क्या करो, पहले एक्स एक्सिस के लोग मूव करो और फिर क्या करो, वाई एक्सिस के लोग मूव करो। अब एक्स एक्सिस के लोग मूव करना है और हमने वाई एक्सिस के लोग मूव करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी देख लेता हूँ काम करूँ। हाँ हाँ देख लेता हूँ। क्या नहीं, मैं नहीं बिजी नहीं हूँ, क्या करूँ, अपना लैपटॉप पे मैं अभी क्या तो बता दूंगा, मैं इतना भी वेला नहीं आया। देखते हैं देखते हैं क्या, देखते हैं, ओके। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो हमने शो करना है कि अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर बनाया हुआ है जिसको मैं डी वेक्टर कह रहा हूँ। ये डी वेक्टर से में पी पोजीशन है, एक पॉइंट है और यहाँ पे इस पॉइंट को शो कर रहा है कि यहाँ किस पोजीशन पे लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, जाहिर सी बात है कि हम यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया जो हमने इस पी पॉइंट की पोजीशन को शो कर लिया, उस वेक्टर को हमने डी का नाम दे दिया, तो बोर्ड करके लिखना आपको। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है इस पी पॉइंट में पहुंचने के लिए हम किस तरह मूव कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हम पहले लॉन्गा एक्स एक्सिस मूव करेंगे ए यूनिट्स। ए यूनिट्स का मतलब है कि हमने ए डिस्टेंस कवर किया, ये कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 मीटर जो मर्जी कर लें आप। हमने ए यूनिट्स एक जनरल टर्म बात की है कि मैंने पी पोजीशन में पहुंचना, अगर मैं डायरेक्ट ना पहुंचू तो मैं किस तरह मूव करूंगा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना मूव करूंगा ए यूनिट्स, फिर मूव करूंगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हम वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे बी यूनिट्स।
तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे जाना है, पी पॉइंट पे जाना है, तो हमारे पास दो डिस्टेंस हमें ट्रैवल करने पड़ेंगे। एक क्या होगा, ए यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस और बी यूनिट्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि पी जो है उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स है जो आपने मूव करके गए यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट हुआ इसका और एक ये कोऑर्डिनेट हुआ। कोऑर्डिनेट का आसान अल्फाज में कंपोनेंट्स है, ठीक है। यानी यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से सहारे लेकर यहाँ पे पहुंचना पड़ा। तो आप यहाँ पे ए यूनिट्स गए ऊपर की तरफ, बी यूनिट्स गए हो, तो इसका मतलब है पी के पास जो एक्स के लॉन्ग है वह ए है और वाई के लॉन्ग जो आप मूव किया है वो आपके पास बी है। तो ये 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है और ये एंगल डिफाइन करता है कितना एंगल है, ठीक है। इसको हम आगे एक और टॉपिक आएगा उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसी डायग्राम को कैसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से समझ आती है कि आप क्या कर सकते हो कि वेक्टर जब भी ड्रॉ करते हो तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये में आपके पास ग्राफिकल सिस्टम भी हो गया, साथ साथ हमने 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस किया कि जिसमें 2 एक्स वाई प्लेन होते हैं और उसके अंदर किसी भी वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन ड्रॉ करने के लिए। अब आते हैं 3 डायमेंशनल पे। 3 डायमेंशनल में हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जी होता है। याद रखना कि एक्स जो है आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि 3D डायग्राम भी बन सके मैंने इस तरह यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये बेसिकली आपकी तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे में वाई जी और एक्स ये आपस में क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, साइन 90 एंगल पे। तो अगर इसकी आपने एग्जांपल समझनी है तो आप 3 मार्कर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर रख के समझ सकते हैं, ठीक है। या किसी भी दीवार का कोना देख लें, उस दीवार के कोने की जो 3 लाइंस आपको नजर आ रही होंगी वो बिल्कुल में एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जी होगा, ठीक है। कमरे का कोना अगर देखें आप, कोई भी एक कॉर्नर देख लें। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि वहाँ पे हमारे पास एक एक्स प्लेन होता है, एक वाई प्लेन होता है और एक जी प्लेन होता है। इसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल। इसमें मुझे करना है पी पॉइंट है, वहाँ पे पोजीशन शो करनी है किसी भी पी पॉइंट की विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन। हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे राइट हैंड रूल को फॉलो किया हुआ। राइट हैंड रूल ये कहते हैं कि आपने सबसे पहले एक्स ड्रॉ करना है, फिर आपने वाई ड्रॉ करना है और फिर आपने जी ड्रॉ करना है। राइट हैंड रूल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए, देखो जरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, ये एक्स है पहले, फिर वाई है और फिर जेड है, यानी हमने राइट हैंड रूल फॉलो किया। और कोशिश करना है कि यही ड्रॉ करना मोस्टली, क्योंकि हमारे मोस्टली न्यूमेरिकल्स या मैक्सिमम जो बुक्स टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें इसी रूल को फॉलो करते हुए हर चीज़ सॉल्व की होती है। जैसे आप एक्स भी यहाँ लिख सकते हैं, वाई यहाँ लिख सकते हैं, जी यहाँ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बेसिकली जब आप यहाँ फिगर ड्रॉ करो तो एक मेरा रूल यही जो है वो हिंट ध्यान में रखना कि हमेशा इधर एक्स ड्रॉ करो, इधर हमेशा वाई ड्रॉ करो, इधर जेड ड्रॉ करो, कभी भी आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। तो तरतीब से मैंने आपको जितना पहले बताया था, मैंने क्या करना है, इस पॉइंट में पहुंचना है तो मुझे सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस जाना पड़ेगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ मैं अलोंग द एक्स एक्सिस कितना मूव किया है, ए यूनिट्स मूव किया है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट में पहुंचने के लिए अलोंग द वाई के तरतीब से चलना है। तो वाई के लॉन्ग मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना जाना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंचना होता है ऊपर जा सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ से ऐसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आया ए यूनिट्स, कोई भी नंबर हो सकता है। फिर अलोंग द वाई एक्सिस मूव किया, क्योंकि इस तरफ वाई है, तो हमने क्या किया, इधर वाई की तरफ मूव किया कितना, बी यूनिट्स। और फिर क्या किया, अलोंग द सी, तो हमने सी यूनिट्स, सी इसके साथ लिखा हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से सी पे तो चले जाएंगे ऐसे। तो हमारे पास पी पॉइंट में पहुंचने के लिए पहले हम एक्स के लोगे ए यूनिट्स, फिर वाई के लोगे बी यूनिट्स और फिर जी के लोगे सी यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं कि पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ए बी एंड सी है। ये बात समझ आ गई। अब आते हैं एंगल्स के। जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा होगा, ऐसे ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा इसको हम कहेंगे अल्फा, ठीक है। और यही वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा इसको क्या कहेंगे, बीटा। और यही वेक्टर जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा उसको क्या कहेंगे, गैमा, ठीक है। तो बेसिकली 3 वेक्टर्स होते हैं, वो 3 एंगल्स होते हैं। एक एक्स के साथ ये वेक्टर बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे हम अल्फा। जब ये वाई एक्सिस के साथ बनाएगा इसको क्या कहेंगे, बीटा। और जेड एक्सिस के साथ जो बनाएगा उसको क्या कहेंगे, गैमा। तो ये हमारे पास जो है 3D प्लेन ऑफ रेफरेंस था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताया था जिस तरह शुरू में कि हम साथ साथ जो है वो बुक भी फॉलो करेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। हमारा टॉपिक जो है, जैसे बुक शुरू होती है, सॉरी ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स जो मैंने शुरू किए। अच्छा, यहाँ पहले फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैं बता चुका था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शनल चाहिए होता है। अच्छा, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से मैंने अभी सामने आके डेफिनेशन लिखी हुई थी, ये वही डेफिनेशन में लिखी हुई है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए। लाइक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है, इनको वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है इन बुक से लेकर यहाँ तक, ये मैंने आपको बताया सिंबॉलिक मेथड लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी बुक में हेडिंग बना सकते हैं। तो वही इसने लिखा है जो मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर के साथ शो करते हैं, जैसे ए डी आर और बी, ठीक है। और हैंड राइटिंग में क्या करते हैं, एरो हेड डाल देते हैं लेटर के ऊपर, जैसा इसने डी के ऊपर डाल के शो किया हुआ है। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास क्या है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं तो बगैर उसके आप बोल्ड फेस लेटर के बगैर जो है वो डी लिखोगे तो मैग्नीट्यूड और स्केलर को शो करेगा। अब आते हैं वेक्टर को। मैंने कहा था दूसरा मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, जो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड में इसने क्या किया है, एक लाइन कहा है, एक लाइन लगानी है सिंपल, उसके साथ एक एरो हेड लगा देना है। जो लेंथ होगी लाइन की वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, ये लिखा हुआ चूजन स्केल के मुताबिक, और वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो एरो हेड से शो कर देंगे।
उसके बाद इसमें ये दूसरा मेथड में आप हेडिंग बना सकते हो, ग्राफिकल मेथड, ये पैराग्राफ शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो आपको मैंने बताई है कि दो रेफरेंस लाइन होती है जो दूसरे के साथ राइट एंगल रहता है, जो 90 एंगल होता है, एक दूसरे को कट काटी होती है, जिस तरह ये कट करके दिखाया हुआ है। फिर आपको मैंने बताया हुआ कि सेंटर पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको कहते हैं। और ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम जो है वो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस होती है और एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस होती है। इसे पढ़ने के लिए होती हैं चीज़ें, आपको सारी पता होंगी उम्मीद है। अच्छा, जो एक्स एक्सिस जो है इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम लेते हैं, और पॉजिटिव जो है वो राइट की तरफ होती है लिखा है, और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस कहलाती है, और पॉजिटिव डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होती है। उसके बाद इसने बताया कि अगर हमने क्या करना है, किसी भी प्लेन के अंदर जो है वो एंगल डिफाइन करना है, तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं। देख सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने एंगल बनाया था, और एक्स एक्सिस कौन सी ली है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल बनाया। यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे 2D, यानी 2D, 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई होगा। तो इसने क्या कहता है कि पी पॉइंट है एक ये वाला, ठीक है, इसके हमने वैल्यू शो करनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए और बी, मैं डिटेल से समझाया हुआ ए और बी क्या चीज़ है। तो कहता है कि इसका मतलब है कि अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो आप पी पे कैसे पहुंच सकते हैं, आपको ए यूनिट्स मूव करना पड़ेगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बी यूनिट्स मूव करना पड़ेगा अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था यहाँ से पहले इधर जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे, क्या नाम है इसकी, 3D की। और 3D में आप कह सकते हैं कि स्पेस में क्या होता है, एक और एक्सिस होता है जिसको हम जेड एक्सिस भी कहते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जी है, ठीक है। इसमें भी उसने ये बताया हुआ है कि ये भी सारे आपस में क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल के होते हैं, और थर्ड एक्सिस क्या कहते हैं, जी एक्सिस कहते हैं। फिर डायरेक्शन बताई हुई, जो मैं आपको पहले बताया था कि 3 एंगल्स कैसे होते हैं विद द रिप्रेजेंटेटिव लाइन इन। ये अगर वेक्टर है, एक मिनट, अब देखिए ना, ये वेक्टर है एक, इसकी पोजीशन शो करनी है हमने। तो मैंने आपको बताया था पहले क्या करोगे, अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करोगे, फिर क्या करोगे, अलोंग द वाई एक्सिस मूव करोगे, फिर जी एक्सिस। तो ये इसने लिखा हुआ कि इसमें आपके पास क्या होंगे, पी पॉइंट के ए बी और सी, इस पर आप हेडिंग बना सकते हो 3 डायमेंशनल, ठीक है। थैंक यू बहुत बहुत। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आगे शेयर करें बच्चों के साथ, और इसकी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी बुक की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 9 और 10 की जो है सारे लेक्चर्स इस तरह रिकॉर्ड करूँ, ताकि जो है वो ऑनलाइन बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर कर देना। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा, आप देख सकते हैं कि टॉपिक एडिशन और वेक्टर से लेकर इक्वल वेक्टर्स तक जो है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।